हेलो ब्यूटीफुल पीपल। ये दो एडिटोरियल है दोस्तों, आज का दोनों को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा अगर आप एडिटोरियल को समझना चाह रहे हैं अच्छे से। इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो को ख़त्म करने के बाद, लाइक आधा पौन घंटा लगेगा या 15-20 मिनट लगेगा। और इसके अंदर जो वोकैब्स आए हैं उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी एडजेक्टिव, नाउन है, जो जो इसके अंदर वोकैब्स है वो भी उस लिस्ट के अंदर उस पीडीएफ में अवेलेबल होगा उस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको और पढ़ने की कोशिश करें। अभी फिलहाल जो है आप फोकस रखिए एडिटोरियल पर, जो मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा उसको आप देखिए। तो दोनों एडिटोरियल को मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और आखिर तक वीडियो देखिएगा दोस्तों, ठीक है। फ़ायदा होगा आपको और आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, क्लियरेंस। क्लियरेंस के एक तो होता है मंजूरी, इन रिवर्स, उल्टी में। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है उल्टी मंजूरी। यहाँ पे एक्चुअली में वर्ड के साथ खेला गया है। पहले क्या होता है कि मंजूरी होती है, यानी काम शुरू करने से पहले क्या होती है, मंजूरी मिलती है गवर्नमेंट के, ठीक है ये काम शुरू करो। उसके बाद फिर बिल्डिंग का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पहले क्या होता है दोस्तों, पहले सब कुछ बन जाता है फिर बाद में मंजूरी मिलती है। तो क्लियरेंस इन रिवर्स, इन रिवर्स में उल्टी में मंजूरी, यानी उल्टी मंजूरी जिसको बोलते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और बाद में दी जाने वाली जो है पर्यावरण मंजूरी पर यह बात कही गई है। तो अब यहां आगे चलते हैं दोस्तों। टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो नोड है, नोड बोलते हैं मंजूरी जिससे गर्दन में हाँ में जो हिलाते हैं। फॉर पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो, पोस्ट मतलब बाद में, फैक्टो मतलब किसी भी चीज को बनाने के बाद। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है, यानी जब निर्माण होने के बाद की जो अप्रूवल है, मस्ट नॉट, ज़रूरी है कि ना भी मस्ट नॉट बी रीड, उसको ऐसा ना पढ़ा जाए या ऐसा ना उसको लिया जाए या समझा जाए जैसा कि वो सपोर्ट कर रहे हो फॉर एमएनटीसी, ठीक है। यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हो किस चीज़ के, एमएनटीसी स्कीम के ज़रिए। यानी इसका पूरा मतलब मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में बाद में जो मंजूरी मिली, जिसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल देने की अनुमति दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इट मस्ट नॉट बी रीड, इसको मतलब ये नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए रीड मतलब यहाँ पे पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए कि कोर्ट हर तरह की माफ़ी योजना का समर्थन करती है, कि सपोर्ट करती है फॉर एमएनसीटी, कि वो हर तरह की योजना के लिए माफ़ी का ऐलान करती है, ये नहीं समझना चाहिए। समझ में आया? एक मरतबा फिर बोल देता हूं कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम होने के बाद मिलने वाली मंजूरी, जिसको पोस्ट फैक्टो बोलते हैं, काम होने के बाद मिलने वाली जो मंजूरी है ना, उस अप्रूवल के लिए अपनी हामी भर दी। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे, सिर हिलाएगा। लेकिन उसे किसी भी हालत में गलत काम करने वालों को पूरी माफी देने वाली योजनाओं, जिसको एमनेस्टी स्कीम भी बोलते हैं, के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भाई ठीक है, कोई भी गलत काम करेगा उसमें हमें एमनेस्टी मिल जाएगी, हमें क्योंकि ऊपर से अप्रूवल मिल गया, तो इसको इस हालत में नहीं लेना। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मतलब समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम जैसे फैक्ट्री बनाना हो गया, पहले चोरी छुपे या बिना पूछे कर लेना और बाद में उसके लिए सरकार को जो है, सरकार से कागजी मंजूरी लेना, इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टो। मस्ट नॉट बी रेड, समझ में आ गया दोस्तों? यानी इसका मतलब क्या है कि आपको किसी किताब क्या है, किताब खोलकर इसे जोर से नहीं पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि इस बात का कोई दूसरा या गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। एमसीटी स्कीम क्या होता है? कानून का एक शब्द है दोस्तों, कानून का एक शब्द है जिसमें एमसीटी का मतलब क्या होता है कि आम माफी। यानी यह सरकारी की एक ऐसी योजना होती है जिसमें नियम तोड़ने वाले या टैक्स चोरी करने वाले लोगों से कहा जाता है कि तुम बस थोड़ा सा जुर्माना दे दो, ये तुम्हारी जो है, हम तुम्हारी सारी जो है पुरानी गलतियों को माफ़ कर देंगे और तुम्हें जेल भी नहीं भेजेंगे। तो इस सेंटेंस में जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसी माफ़ी का सहारा नहीं समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि ठीक है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल क्यों मंजूर दी, लेकिन ऐसी माफ़ी का उसको सहारा नहीं बनाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया का इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है, यानी भारत की जो है पर्यावरण का जो प्रभाव है, असेसमेंट, उसका आकलन जो है, जिसको EIA रिजीम भी बोलते हैं, वो रेस्ट निर्भर होती है
ऑन अ सिंगल सीक्वेंसिंग रूल, एक महत्वपूर्ण नियम पर आधारित है, सिर्फ एक ही सीक्वेंसिंग रूल पर आधारित है। वो क्या है? अच्छा, यहां पे चीज समझने की क्या है, सीक्वेंसिंग रूल क्या चीज होती है, ये चीज आप समझिए। सीक्वेंसिंग रूल होता है किसी क्रम में काम होना, इसका नियम सीक्वेंसिंग रूल। वो रेस्ट ऑन का मतलब आधारित होना। अभी मैं पूरा मतलब बता देता हूँ। सीक्वेंसिंग रूल का मतलब होता है एक रूल को, ऑर्डर को फॉलो किया जाता है कि पहले काम हो फिर मंजूरी मिले, नहीं सॉरी, पहले मंजूरी हो फिर काम मिले। तो ये एक सीक्वेंसिंग रूल है, यानी ऑर्डर वाला रूल है। ये नहीं कि आप पहले काम कर रहे हैं, काम कर लिया फिर बाद में मंजूर। तो इस जो इंडिया का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का जो आंकड़ा है वो सिर्फ किसी इसी पर निर्भर होती है कि वहाँ पे सीक्वेंसिंग रूल देखा जाए, यानी पहले जाके जांच करे आदमी जाकर के भाई ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ एयरपोर्ट वगैरह बनाते हैं, इससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा, तो वो पहले जांच करेगा तब जाकर के अप्रूवल मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कुछ बन जाता है, उसके बाद फिर कागजी में अप्रूवल ली जाती है। क्या प्रोजेक्ट कह रहे कि एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रेस्ड, जांच किया जाना चाहिए बिफोर द पिक एक्स, है ना। पिक एक्स मतलब होता है पियर्सेस, पिक एक्स पियर्सेस का मतलब होता है दोस्तों कि जमीन की पहली खुदाई शुरू होना। जमीन की पहली खुदाई शुरू होने से पहले उस प्रोजेक्ट को क्या होना चाहिए, जांच मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो अप्रेस का मतलब जांच करना या मूल्यांकन करना, ठीक है। ऑपरेशन मतलब चालू हो जाना। नॉट, ना कि आफ्टर द बिल्डिंग इज ऑपरेशन, ना कि इससे बाद में, कि जब बिल्डिंग चालू हो जाए, यानी जब सब कुछ निर्माण हो जाए उस टाइम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले इस बिल्डिंग के निर्माण से पहले होना चाहिए। अब चलिए, द सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफ इंडिया, इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जुलाई का जो 29 आदेश है फ्रॉम अ बेंच, एक पीठ के जरिए जिसको नेतृत्व कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए सूर्यकांत, ऑन पोस्ट फैक्टो, फिर वही पोस्ट फैक्टो मतलब वही काम करने के बाद की जो मंजूरी है उन पर जो है रीअफर्म्स, रीअफर्म्स क्या मतलब है इसका दोस्तों, रीअफर्म्स का मतलब होता है स्विच साबित करता है, फिर से सही मानता है, ठीक है। क्या मानता है कि दैट रूल, उस रूल को, इवन एज, एट द सेम टाइम, इवन एज मतलब होता है उसी समय, इट होलोज इट आउट, होलोज इट आउट का मतलब होता है बाहर से ठीक दिखाना लेकिन अंदर से कमजोर करना। इट होलोज इट आउट, जिस रूल को वो सही मानता है उसी रूल को अंदर से वो खोखला कर देता है। क्या मतलब है सर, मैं बता रहा हूं कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट का 29 जुलाई का जो फैसला था, जिसकी जो है अगुवाई जो है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे, कि काम होने के बाद मिलने वाली जो सरकारी मंजूरी, जिसको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मैं आपको बताया था आपको, ये भी पर आ गया है। यह फैसला उस नियम को ऊपर से तो सही ठहराता है, रियाफर्म सही मानता है दैट रूल को, है ना, रियाफर्म में सही मानता है ऊपर से, लेकिन अंदर से उसे बिल्कुल खोखला कर देता है। इवन एज इट होलोज आउट, अंदर से उसको खोखला कर देता है। अच्छा, यहां पे होलोज आउट का असली मतलब यह होता है कि किसी पेड़ या चीज को अंदर से खोद कर खोखला कर देना। यहां इसका मतलब क्या है इस एडिटोरियल में कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम को ऊपर से तो चालू रखा लेकिन अंदर से उसकी ताकत को बिल्कुल कमजोर या खत्म कर दिया है। यानी वो इस नियम को मानता भी है लेकिन उसी समय उसे अंदर से इतना कमजोर कर देता है कि उसका असली असर, जो उस नियम का असली असर होता है, वो खत्म ही हो जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आगे चलते हैं। ये पढ़ लिया अपने बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, रद्द करना या निकाल देना, है ना, रद्द करना, हटा देना। 2021 के ऑफिस के जो मेमोरेंडम था दोस्तों, वाइल जबकि छोड़ते हुए, लिविंग द डोर, दरवाजा खुला छोड़ते हुए, यानी गुंजाइश छोड़ते हुए, फॉर द सेंटर, केंद्र के लिए, कि टू लीगलाइज, कि वो कानूनी दर्जा दे दे उल्लंघन को, वायलेशंस को, थ्रू आ, किसके जरिए, स्टैचुरी नोटिफिकेशन, सरकारी हुक्म के जरिए। यह एक सरकारी क्या नोटिफिकेशन बोलते हैं, इत्तला के जरिए या सरकारी जानकारी के जरिए। समझ में आ रहा दोस्तों? तो स्टैच्यू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं एक ऐसा सरकारी ऐलान या कागज
जो देश के बड़े कानून के तहत जारी किया जाता है और जिसे सबको मानना पड़ता है। कह रहे कि द कोर्ट्स डिस्टिंक्शन, कोर्ट का जो फर्क है बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एक प्रशासनिक आदेश के, एंड अ नोटिफिकेशन, और एक जानकारी के, इज इफेक्टिवली, बहुत बुरी तरीके से या बहुत जबरदस्त तरीके से, अ फिग लीफ। फिग लीफ का मतलब होता है इंजीर का पत्ता। पहले जमाने में लोग इसको अपने बदन को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है क्या है, अपनी गलती, जो उनके अंदर की जो छुपी हुई गलती, उसको छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कह रहे क्या, प्रोसीजरल नाइसिटी, एक प्रक्रिया जो कि बहुत अच्छी लगती है, ड्रेस्ड अप, उसको अच्छी तरीके से संवारा सजा गया है, एज रिस्पेक्ट, क्यों भाई, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के रूल को इज्जत देते हुए। देखने में ऊपर से अंदर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी गड़बड़ी है। क्या मतलब है इसका, मैं फिर मतलब बता देता हूं आपको कि साल 2021 के एक सरकारी कागज, ऑफिस मेमोरेंडम, को रद्द करते हुए भी कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दिया। ओके, वे एक नया सरकारी कानून लाकर अपनी पुरानी गलतियों को सही साबित कर सके। ठीक है, स्टैच्यू लीगलाइज वायलेशंस, उल्लंघन जो पुराना हुआ था उसको लीगल कर देना, सही कर देना, एक सरकारी आदेश के जरिए, यानी सरकारी कानून के जरिए लाकर अपनी पुरानी गलतियों को सही साबित कर सके। कोर्ट का यह कहना है कि एक छोटे सरकारी हुक्म और बड़े कानून में फर्क होता है। ठीक है, एंड द कोर्ट्स डिस्टिंक्शन, फर्क जो बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, जो पूरा प्रशासनिक जो ऑर्डर होता है, एंड अ नोटिफिकेशन, एक सरकारी बड़े कानून में फर्क होता है। सरकारी हुक्म और बड़े कानून में फर्क होता है, सिर्फ एक दिखावा है। कह रहे कि इट इज इफेक्टिवली, बहुत बुरी तरीके से, अ फिग लीफ, एक दिखावा है। ये असल में पर्यावरण यानी पेड़ पौधों के नियमों का आदर करने का नाटक है। प्रोसीजर नाइसिटी ड्रेस्ड अप, एक प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा इसको ड्रेसअप किया गया है एज अ रिस्पेक्ट के भाई पर्यावरण के रूल को हम फॉलो करते हैं, उसका क्या है दोस्तों, एक नाटक है। जबकि असल में क्या हो रहा है दोस्तों, कि अंदर से अंदर ये क्या है दोस्तों, सिर्फ कागज का खेल है। ओके, कह रहे कि द डीपर प्रॉब्लम, कह रहे कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, गहराई वाली जो परेशानी है, दैट के जजमेंट, जो फैसला है, डज नॉट कन्फ्रंट, छूता तक नहीं है, यानी खड़ा तक नहीं होता। ये इसका मतलब, इज द डिसोनेंस बोलते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि जब म्यूजिक बजता है, जब आप कोई म्यूजिक का सिंगर बजाता है, उसमें एक दूसरे से तालमेल खाता है, तो ये तालमेल नहीं खा रहा है। किसके दरमियान में, बिटवीन द स्टेट लेवल, राज्य के लेवल के जो अप्रेजल मशीनरी है, यानी जो जांच करने वाले जो अधिकारी है, ऑफिसर्स हैं, एंड द सेंटर्स लॉ, और जो केंद्र का जो लॉ है, उसके दरमियान में तालमेल नहीं खाता है। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी ये और बहुत बड़ी और गहरी मुश्किल है, जिसके सामने ये फैसला आंखें नहीं मिला पा रहा, डज नॉट इवन कन्फ्रंट, झगड़ा भी नहीं कर रहा, आंखें भी नहीं मिल रही है, वो क्या है, नहीं मिला पा रहा है, यानी जिसे वो सुलझा नहीं पा रहे, डज नॉट कन्फ्रंट प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को, यानी जो प्रॉब्लम को सुलझा भी नहीं पा रहे हैं। वो ये है कि राज्यों के जो पर्यावरण जांच करने वाली जो कमेटियां हैं, जिसको मशीनरी बोलते हैं, स्टेट लेवल अप्रेजल जो मशीनरी है, जांच करने वाली जो कमेटियां हैं, और केंद्र सरकार का जो कानून है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल खिलाफ है। डिसोनेंस का मतलब तालमेल नहीं खा रहा है, दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, तो यहां पे डिसोनेंस का मतलब समझ में आ गया, यानी इसका असली मतलब तो ये होता है कि भाई एक ऐसा बेसुरा संगीत या आवाज जो कानों को जो है बुरी लगे। कानून की भाषा में इसका मतलब ये होता है कि दो नियमों या दो सरकारों के विचारों में तालमेल का ना होना, या उनके आपस में झगड़ा का होना। स्टेट लेवल अप्रेजल मशीन बोलते हैं दोस्तों कि मशीन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ कोई लोहे की मशीन का या इंजन का मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राज्यों जैसे बिहार, दिल्ली वगैरह के जो उन अफसरों और जानकारों का समूह या ग्रुप जो ये जांच करते हैं कि किसी फैक्ट्री से प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं होगा,
उसको बोलते हैं। सेंटर्स लॉ यानी दिल्ली में जो बैठी पूरी देश की जो मुख्य सरकार उसको केंद्र का बनाया हुआ कानून, तो उनके दरमियान में ये तालमेल नहीं खा पा रहा है। कह रहे कि जब व्हेन द राज्य के EIA अथॉरिटी अधिकारियों ने एक्सपर्ट जो उनके अनुभवी जो कमिटीज़ है एंड पोल्यूशन बोर्ड्स रूटीनली बार बार यानी कायदे से या टाइम पे डिस्कवर वो पाते हैं उल्लंघन, ओनली आफ्टर उसी वक्त ही उनको मिलता है जब हाईवे पार्ट या पोर्ट या बंदरगाह या स्टील प्लांट इस बिल्ड जब बना दिया जाता है। पोस्ट फैक्टो यानी वही काम करने के बाद जो बाद में मिलने वाली जो मंजूरी है, क्लियरेंस जो है वो मंजूरी है, स्टॉप्स हो जाता है, रुक जाता है, बीइंग एन एक्सेप्शन। कह रहे कि ये रुक जाता है एक होने का, एक्सेप्शन होने का। एक्सेप्शन होता है दोस्तों कि कभी कभार एक केस हो गया पोस्ट फैक्टो का, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पोस्ट फैक्टो का जो केस है यानी पहले बना लो, फैक्ट्री बना लो, बाद में हमको मंजूरी मिल जाएगी, ये एक एक्सेप्शन नहीं रह गया, कभी कभार होने वाली चीज़ नहीं हो गया, बिकम्स अब ये क्या है, डिज़ाइन बन गया है। यानी लोग जो फैक्ट्री बनाने वाले जो लोग होते हैं वो चुपके से क्या करते हैं दोस्तों, जानबूझ करके पहले से ही ये सोचकर चलते हैं कि पहले चुपके से फैक्ट्री बना लेते हैं, फिर देख रहे हैं सरकार तो बाद में तो पास कर ही देगी। तो ये अब डिज़ाइन बनता जा रहा है। कह रहे कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, लार्ज प्रोजेक्ट्स आर नाउ अप्रेस्ड एज अ फैट अकम्प्लिश्ड। समझ में आ रहा कि आज वो जो बड़े प्रोजेक्ट की जांच तब होती है जब उनका निर्माण लगभग पूरा हो जाए। फैट अकम्प्लिश ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऐसा काम जो पहले ही पूरा हो चुका है। ठीक है, अप्रेस यानी उसको जो है उसकी जो जांच होती है दोस्तों, या उसके बारे में जो की जांच उसी वक्त होती है जब उनका निर्माण जो है लगभग पूरा हो जाता है। उस समय सरकार ये सोचती है, ठीक है, उनका जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है, इकोलॉजिकल का मतलब यही होता है जो पेड़ पौधे वगैरह जो पर्यावरण को जो उससे जो नुकसान होता है, कॉस्ट मतलब जो होता है वेट, उस वक्त उसका विचार किया जाता है। वेट का मतलब यहाँ पे विचार किया जाता है उस बारे में ओनली उस वक्त जब डेमोलिशन, जब उसको गिराना, बिल्डिंग को गिराना वुड कॉस्ट मोर देन एब्सोल्यूशन। ठीक है, जब उसकी कीमत ज़्यादा होती है एब्सोल्यूशन से ज़्यादा, यानी माफ़ी देने से ज़्यादा। एब्सोल्यूशन से क्या मतलब है कि माफ़ कर देने से ज़्यादा। अगर माफ़ ना करें और उस बिल्डिंग को गिरा दें तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, उसकी कीमत ज़्यादा पड़ जाती है। तो तब उस सूरत में जो है ये उसको माफ़ी दे दी जाती है कि चलो भाई माफ़ कर दो वरना तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाए। यानी ये कहना चाहते हैं लेखक, ये कहना चाहते हैं कि आज बड़े जो प्रोजेक्ट की जो जांच तब होती है जब उनका निर्माण लगभग पूरा हो जाता है, और उस समय सरकार ये सोचती है कि अब इमारत तोड़ना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए उसे रहने दिया जाए चाहे पर्यावरण को नुकसान ही क्यों ना हो, है ना। कॉस्ट, इकोलॉजिकल कॉस्ट बर्दाश्त है, लेकिन जो पैसा जो नुकसान होगा वो बर्दाश्त नहीं है। तो एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, माफ कर देना, दोष से मुक्त करना। ठीक है, आगे चलते हैं। करें कि द कोर्ट, ये जो अदालत है, रीजंस, ये क्या कर देती है, ये तर्क देती है, ये वजह बताती है दैट कि गवर्नमेंट्स जो है में फ्रेम इन्वायरमेंटल एमनेस्टी बना सकती है। फ्रेम का मतलब बना सकती है, क्या है, पर्यावरण एमनेस्टी यानी पर्यावरण के नियम तोड़ने वाले को आम माफी दिया जा सकता है, एमनेस्टी स्कीम बना सकता है। मच एज उसी तरीके से, उसी तरीके मच एज जैसे कि दे डू फॉर टैक्स डिफॉल्टर्स, जो टैक्स को नहीं भरते हैं उनके लिए भी कुछ एमनेस्टी स्कीम होती है कि चलो ठीक है, तुम इतना पैसा जमा कर दो, कुछ रुपए जमा कर दो, हम तुम्हें टैक्स माफ कर दें। कह रहे कि इसी तरीके से इन्वायरमेंटल एमनेस्टी के भी स्कीम को चालू करेंगे। बट लेकिन लॉजिक यहां पे तर्क ये है दैट जस्टिफाई, जो कि उचित ठहराता है, रेगुलराइजिंग एंड रेगुलराइजिंग बोलते हैं कानून बना देना। यानी इसका मतलब क्या होता है, किसी ऐसी जगह या मोहल्ले को सरकारी कागजों में सही और कानूनी मान लेना जो बिना सरकार से पूछे या बिना नक्शा पास कराए चोरी छिपे बना ली गई थी।
उसको रेगुलराइज कहते हैं। एंड अनऑथोराइज, जिसको अधिकार नहीं दिया गया था कॉलोनी को फॉर इलेक्ट्रोल गेन, वोट के बटोरने के लिए, इलेक्ट्रोल गेन वोट के फायदे के लिए, कैन नॉट बी ट्रांसपोज्ड, हु बहू उसको इधर नहीं लाया जा सकता है, ऑन टू वर्क्स, उन कामों पर, दैट क्रेव या कार्व इनटू फॉरेस्ट, जो के रीजन बने जंगलों को काटने का, एंड फ्लड प्लेन्स, और नदी के किनारे बिल्डिंग बनाने का। देखिए, कार्व इनटू फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? कार्व का असली मतलब तो ये होता है कि पत्थर या लकड़ी या छीनी से, जो है हथौड़े से जो काटकर सुंदर जो पत्थर से कुछ बनाया जाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है कि पेड़ों को जो है बेरहमी से, कुल्हाड़ी से काटना, और जंगलों को जो है चीर कर बीच में से जबरदस्ती रास्ता या फैक्ट्री बनाना। और उसके बाद है फ्लड प्लेन्स का मतलब होता है नदी के दोनों तरफ की वो खाली और नीची जमीन, जहाँ बारिश के दिनों में नदी का एक्स्ट्रा पानी फैल जाता है। अगर वहां कोई घर बना लेगा तो बाढ़ आने पर सब डूब जाएगा। तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जिस सोच से सरकार किसी अवैध कॉलोनी को बाद में वैध बना देती है, वही सोच जंगलों और बाढ़ वाले इलाकों में बने प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं किया जा सकता। जो सोच के चलो ठीक है, हमने इम्यूनिटी स्कीम दे दिया, माफ कर दिया, लेकिन ये जो सोच है ट्रांसपोज हु बहू उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, नकल किया जाता उस कामों पर जो कि जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? फूड प्रिंट्स का मतलब, फ्लड प्रिंट्स का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया, मैंने बता दिया आपको। इन्वायरमेंटल साइंस जो है, यानी पर्यावरण का जो विज्ञान है, एग्जिस्ट, जो कि मौजूद है, बाकी रहता है एज अ डिसिप्लिन, जो कि हमें सिखाता है, डिसिप्लिन करता है प्रिसाइजली, एग्जैक्ट सटीक तरीके से, टू इंसिस्ट, हम जोर दें ऑन इंटरकनेक्टनेस। इंटरकनेक्टनेस में होता है जब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, कि वो क्या है कि प्लांट, पौधे, एनिमल, ह्यूमन एंड माइक्रो बियल जो सिस्टम, यानी जो ऐसी कीड़े, जीव जंतु जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, आर बाउंड टुगेदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाउंड का मतलब मिले हुए हैं एक, एंड दैट, और किसी एक को नुकसान, दैट डैमेज टू वन प्रोपेगेट्स, प्रोपेगेट्स बोलते हैं असर फैलाता है, थ्रू ऑल, पूरे में असर डाल देता है। तो पर्यावरण का विज्ञान यही बताता है कि अगर आप किसी एक को डैमेज करेंगे तो पूरे में असर फैलेगा उसका। यानी वेटलैंड, वेटलैंड बोलते हैं दोस्तों, दलदल होता है, जैसे दलदली जो इलाका होता है, इज नॉट एन अनरजिस्टर्ड प्लॉट, ये कोई बगैर रजिस्टर किया हुआ ज़मीन नहीं है, टू बी रेगुलाइज, को उसको जो है लीगल बना दिया जाए, ये वैध कर दिया जाए, ऑन पेमेंट ऑफ अ फी, फी को दे करके, यानी कुछ पैसा वैसा दे करके उसको नहीं बनाया जा सकता। पेमेंट ऑफ फी का मतलब होता है फीस या जुर्माना भर करके उसको नहीं बनाया जा सकता है। इवन द आर्ग्यूमेंट दैट, यहाँ तक कि अगर कोई कहे, इवन द आर्ग्यूमेंट, कोई बात करता है, आर्ग्यूमेंट बहस करता है, या कहता है दैट दीज आर हॉस्पिटल्स, ये सब के सब हॉस्पिटल हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जिसका काम है मेंट फॉर पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक अच्छाई के लिए है, कैन नॉट ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद तरीके से उचित नहीं ठहराता, जस्टिफाई द इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल के होने वाले नुकसान को जस्टिफाई नहीं करता है। वरिंगली, चिंता की बात यह है कि द ट्रांजैक्शनल लॉजिक, यानी लेन देन वाला जो है ना, पैसे दे करके, है ना, मामले को निपटारा करने का जो लॉजिक है, नाउ हैज़ लीगल कवर, अब उसके पास कानून का शील्ड है, कानून उसको बचाता है, लीगल कवर जिसको बोलते हैं। द एग्जिस्टिंग, अभी जो हाल फिलहाल में जो रेट्रोस्पेक्टिव, वही क्लियरेंस, वही वाला पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, यानी काम होने के बाद जो मिलने वाली मंजूरी है, डू इज जरूर एग्जैक्ट, निकालता है फाइन, जुर्माना, फ्रॉम दोज, उन लोगों से, हु बाईपास, जिन्होंने शॉर्टकट लिया, द नॉर्म्स, रूल को तोड़ा या उल्लंघन किया, या रूल से बच कर निकले, बट लेकिन जो जैन विश्वास का जो संशोधन अमेंडमेंट्स है, स्ट्रिप्ट अवे, उसने नंगा कर दिया है दोस्तों, या खत्म कर दिया है धमकी को, थ्रेट या खतरे को, ऑफ इम्प्रिजमेंट, जेल का, ठीक है, फॉर एन इन्वायरमेंटल लैप्सेस, है ना, पर्यावरण की गड़बड़ी को पूरी तरीके से, ऑल टुगेदर, यानी अब क्या है, फाइन तो निकल जाता है, लेकिन उनके अंदर जो एक डर और खौफ होता है कि भाई मुझे जेल में जाना पड़ेगा, उससे जो है उसको आज़ाद कर दिया। लीविंग, छोड़ते हुए, ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज,
सिर्फ पैसे वाली जो है जुर्माना उसको छोड़ दिया है, जो कि कन्वर्ट करेगा कंप्लाइंसेस इनटू अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। उस रूल को है, उन कंप्लाइंस को कन्वर्ट करेगा, बदल देगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस की करने की जो कीमत है, एंट्री, विच अ वेल कैपिटलाइज्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छा पैसे वाला प्रोपोनेंट बोलते हैं दोस्तों, जो कैपिटलाइज को समर्थन करने वाला हो, कैन बजट फॉर, उनके पास इतना पैसा हो सकता है। यानी वो देखेंगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने रूल को फॉलो नहीं किया है, अब बस पेनल्टी देंगे। और ये एक गोया के वो बिजनेस को करने का एक खर्चे के तौर पे देखते हैं कि ये भी एक खर्चा है, चलो खर्चा क्या है भाई, गवर्नमेंट और पुलिस को देना पड़ेगा, ये खर्चे के तौर पे वो लिखते हैं और अपना काम करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो कंप्लाइंस को इसमें कन्वर्ट कर देता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि वो सोचते हैं कि ये कॉस्ट है कि भाई बिजनेस को आपको करना है, अगर यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है तो ये कॉस्ट आपको उठाना पड़ेगा। क्या है भाई कॉस्ट? वो है मॉनेटरी पेनल्टीज, पैसे वाला पेनल्टीज। करे कि द लेटेस्ट, ये जो भी हाल फिलहाल का जो फैसला है, डज नॉट एग्जामिन, वो विश्लेषण नहीं करता है दिस शिफ्ट, इस बदलाव को, बट इंडोर्सेस, बल्कि सपोर्ट करता है इट्स प्रेमिसेस, उसके विचार को समर्थ करता है। प्रेमिस बोलते हैं विचार को समर्थ करता है, ट्रीटिंग, बर्ताव करते हुए इन्वायरमेंटल हार्म को, यानी पर्यावरण के जो नुकसान है, एज अ डेट, कर्जे के तौर पे, दैट कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट। वाह क्या जबरदस्त है। सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है एक फ्रेज भी हो गया, आप बोल सकते हैं इडियम भी हो, यानी बाद में निपटा देना, जिसको आफ्टर द फैक्ट, फैक्ट के बाद जो कोई चीज़ हो गई है, फैक्ट बोलते हैं ना हकीकत, या कोई चीज़ हो गई है उसको बाद में निपटा दिया है, तो उसको एनवायरमेंटल हार्म को ऐसे सेटल किया जाता है, ठीक है, उसको ऐसे बर्ताव किया जा सकता है कि भाई ठीक है, एनवायरमेंटल हार्म तो हो गया, पर्यावरण को जो नुकसान तो हो गया है, लेकिन चलो इसको बाद में सेटल करेंगे, फैक्ट पैसे वैसे दे करके बाद में निपटारा किया जाएगा। करके द कोर्ट, ये जो अदालत है जोर देती है दैट के रिड्यूसिंग, कम करना वायलेशन और उल्लंघन को, टू सिविल पेनल्टीज, है ना, सिविल पेनल्टीज तक, डज नॉट वीकन, ये कमज़ोर नहीं करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, यानी एहतियाती तदाबीर को, जो आप एक जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि भाई कोई नुकसान पहुंचने से पहले इंसान जो है ना उसका बचाव का ख्याल करे, इस ये जो प्रिंसिपल है इसको जो है कमज़ोर नहीं करेगा, ये हमेशा रहेगा और हमेशा आगे तक था और रहेगा। तो ये जो वायलेशन को सिविल पेनल्टीज़ में बदल दिया कि चलो ठीक है, उल्लंघन का किया है तो सिविल पेनल्टीज़ में बदल दिया है, तो इससे जो प्रिंसिपल है ये कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि इस प्रिंसिपल को हमेशा आगे रखना चाहिए। इसलिए एडिटर साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को से पहले इससे क्या होना चाहिए कि अब पहले जांच करना चाहिए कि भाई ठीक है यहाँ बना रहा है, इस नुकसान तो नहीं होगा, तब जा कर के उसको जो है मंजूरी मिलनी चाहिए किसकी, निर्माण करने की, ना कि ये कि भाई सब कुछ हो गया उसके बाद भी उसके बाद फिर मिल रहा है, निर्माण करने की इजाज़त दे रखी है। बट कह रहे कि अ प्रिंसिपल मेंट टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल, लेकिन यहाँ पे लेखक ये कहता है कि जिस नियम का उद्देश्य नुकसान होने से पहले उसे रोकना है, उसे केवल जुर्माना लेकर पूरा नहीं किया जा सकता। अगर नुकसान हो गया है तो सिर्फ पैसे लेने से ठीक नहीं हो जाता। इरिवर्सिबल हार्म बोलते हैं ऐसा नुकसान जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये जो एक प्रिंसिपल है उसूल, जिसका मतलब क्या है कि बचना है या बचाना है, बाद में निपटारा ना किया जा सकने वाला नुकसान, कैन नॉट बी ऑनर्ड, उसको ऑनर नहीं दिया जा सकता, यानी उसकी इज्जत नहीं की जा सकती या उसको ठीक नहीं किया जा सकता। कैसे? बाय प्राइसिंग द हार्म, नुकसान की कीमत लगा करके, एंड कलेक्टिंग द चेक्स, और चेक ले करके, यानी मतलब पैसा दे करके उस जो नुकसान हुआ है इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, उसको जो है उसकी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। कह रहे कि द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होगा, आर इंसिडेंट्स, वो घटनाएं हैं दोस्तों, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो गेटिंग फ्लैटेंड मतलब क्या हो गया कि वो गिर रहे हैं, यानी वो अचानक से गिर जाते होंगे, आपने देखा होगा
कि फ्लैटन मतलब होता है टूट जाता है या बुरी तरीके से नष्ट हो जाता है बाई सीरियस मानसून एक्टिविटी, बहुत ही गंभीर मानसून की जो एक्टिविटी, अचानक से बारिश बहुत तेज़ होने लगती है, उसकी वजह से जो है ये सारे के सारे नुकसान होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं तो बाढ़ को आने का तो बिल्कुल ही वो हो गया, क्योंकि उनको जगह मिलती नहीं है पानी को एक जगह पर रहने की। तो ये कहते हैं कि ऐसे कमज़ोर नियमों का नतीजा ये होता है कि बारिश के समय सड़कें, पुल और दूसरी निर्माण परियोजनाएं टूट जाती हैं या बुरी तरह खराब हो जाती हैं। अब यहाँ क्या क्रेडिट है द सेंटर, यानी लेखक ये कहते हैं केंद्र सरकार को इस फैसले का मतलब ये नहीं समझना चाहिए, वुड बी वेल एडवाइस, उनको अच्छी तरीके से हमें एडवाइस किया जाता है कि टू रीड दिस ऑर्डर, ठीक है, कि इस आदेश को इस तरीके से लेने के लिए, इस आदेश को समझने के लिए ये ना समझा जाए नॉट एज अ लाइसेंस, उनको लाइसेंस मिल गया बहुत सारे मल्टीप्लाई एमसीटी स्कीम्स का, कि भाई वो खूब से खूब एमसीटी स्कीम खोले, इसकी लाइसेंस के तौर पे इसको इस ऑर्डर को ना लिया जाए, बट एज अ मैंडेट, एक ज़रूरी कदम के तौर पे इसको लिया जाए टू रिपेयर, के ठीक करने का द क्लियरेंस एफर्ट्स, जो क्लियरेंस का एफर्ट्स बोलते हैं दोस्तों किसी भी व्यवस्था का कुल मिलाकर जो चीज़ है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के लिए आपको औजार की, छेनी की वगैरह सबकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जो कुल मिलाकर जो चीज़ें होती है एफर्ट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं आप उसको। तो गवर्नमेंट इसको जो है एक मैंडेटली एक ज़रूरी समझे कि भाई जो क्लियरेंस के जो एफर्ट्स है, यानी उसकी जो पूरी व्यवस्था है उसको ठीक कैसे किया जा सके। ठीक है, चलिए हम दूसरी वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूँगा। ओके, दूसरी वीडियो में अभी फ़ौरन बनाता हूँ आपके लिए, उसके रिकॉर्ड कर दूँ या कर दूँ आप रिकॉर्ड। चलिए दोनों ही पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद वोकैब को मैं कवर कर लूँगा, या वोकैब को PDF में डाल दूँगा, आप देख लेना उसमें। टेम्पररी रेस्पाइट, अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार है कि थोड़ी समय की राहत। टेम्पररी रेस्पाइट का क्या मतलब होता है दोस्तों? थोड़ी समय की राहत। कह रहे कि जून का जो बहुत ही मजबूत इंडस्ट्रियल उद्योग वाला जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, यानी फैक्ट्रियों का जो प्रदर्शन है, इज नॉट अ साइन, एक की कोई अलामत नहीं है या कोई निशान नहीं, प्रतीक नहीं, ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों को जो आने वाला है। क्या मतलब है इसका? यानी जो चीज़ें खतरात आ सकती हैं, ये नहीं कि हम जो है सो करके बैठ गए क्योंकि चीज़ें आगे चल के अच्छी होने वाली है, ये कोई स्ट्रॉन्ग ये साइन नहीं है, बल्कि हमें एहतियात से रहना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े समय का जो आराम है वो जून 2026 के जो कारखानों का जो उत्पादन के आंकड़ों के डेट पर है, समझे नहीं, उसको बोलते हैं टेम्पररी रेस्पाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है बैठ जाएं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि आगे होने वाली चीज़ों का इशारा या झलक, यहाँ ये कहा गया है कि ये अच्छी शुरुआत देखकर ये मत समझो कि आगे भी सब अच्छा होगा, ऐसा ही अच्छा, थिंग्स टू कम, ये साइन नहीं है कि भाई आगे आने वाली चीज़ भी अच्छी होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। द जून 2026 का जो आंकड़ा था, डाटा था फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री से होने वाली जो उत्पाद है उसका जो आंकड़ा था, हैज़ कम, वो ऐसे वो आया है, हैज़ कम, निकल कर सामने, एज अ प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत ही खुश करने वाला एक सरप्राइज, चौंकाने वाली चीज़ सामने निकला। प्लेजेंट सरप्राइज बोलते हैं एक अच्छा अनुभव दिया, समझे नहीं, यानी एक ऐसी अच्छी चीज़ या खबर जिसके बारे में जानकर सोचा ना हो, यानी आपने सोचा ना हो, पर उसे देखकर या सुनकर आपको बहुत खुशी होती है। कह रहे कि द 23 मंथ, 23 महीने का हाई ग्रोथ, जो बहुत ही ज़्यादा जो है तरक्की वाला जो रेशियो है ऑफ 7.3% का ऑफ द ओवरऑल, कुल मिला करके जो आंकड़ा है, इंडेक्स है, वॉज अनएक्सपेक्टेड, उसकी उम्मीद नहीं की गई थी, गिवन द, देखते हुए, द सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक के हेडविंड्स, रुकावटें, फ्रॉम दी वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के जो संकट से निकल कर आई थी, एंड अ डिफिशियंट, यानी और कम बारिश से जो हुई थी। एक तो पश्चिमी एशिया का संकट था, डिफिशियंट मानसून थी, बारिश की कमी थी, लेकिन फिर भी जो है
प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, जो कि बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है। सम ऑफ द ग्रोथ, उसमें से कुछ तरक्की वॉज ड्यू टू, वो हुआ अ लो बेस, यानी लो बेस था। लो बेस का मतलब होता है कम, यानी बुनियाद। क्या मतलब है लो बेस का मतलब ये है कि पिछले साल का जो नंबर था वो बहुत कम था, इसलिए इस साल जो है थोड़ा सा भी अच्छा जो काम करने पर जो तरक्की बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, समझे। हालांकि ये एक्चुअल में एडिटर साहब एक तरह की, आप ये बोल रहे हैं आलोचना, एक तरह का साहब क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल ही बहुत कम था, इसीलिए जो है अभी थोड़ा सा दिख रहा है, तो अभी ग्रोथ हमको अच्छा दिख रहा है। सिंस, क्योंकि जो प्रदर्शन था लास्ट जून पिछले साल वह सबसे बुरा था इन ईयरली, नियरली अ ईयर, एक साल के अंदर। बट लेकिन जो नंबर्स थे नेवर फिर भी इशारा करते इंडिकेट रिजिलियंस। रेजिलियंस बोलते हैं जब आपके ऊपर कोई परेशानी होती है, आप किस तरह उसको डील करते हैं, आप ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो फिर भी जो है यहाँ की जो इकोनॉमी ने जो रेजिलियंस दिखाया है, हिम्मत को नहीं तोड़ा, काम करते रहे यहाँ में, तो ये अच्छी चीज़ है। नंबर करेक्ट, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बनाने वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, एक्सेलरेटेड, वो बहुत तेज़ हो गया ड्यू टू अ डबल, बगैर डबल पुश मतलब होता है बहुत मेहनत की वजह से, फ्रॉम अ डोमेस्टिक, यानी डबल तरीके से उनको पुश मिला, बाहर से और अंदर से, डोमेस्टिक से भी, घरेलू यहाँ के भी लोग हैं, एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, और बाहरी जो क्षेत्र है वहाँ से भी उनको पुश मिला, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर जो है वो बहुत आगे बढ़ा, लोग खरीद भी रहे थे और बाहर से उनको ऑर्डर भी आ रहा था। कंज्यूमर्स ड्यूरेबल ग्रोथ, अब यहाँ पे एक्सेलेरेटर मतलब आपको पता चल गया दोस्तों, बहुत तेज़ होना। अब देखिए टीवी, फ्रिज जैसे लंबे समय तक चलने वाले सामान, उसके ड्यूरेबल बोलते हैं, है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ, कस्टमर का जो ड्यूरेबल्स ग्रोथ यानी आपको मैं बता दिया कि लंबे समय तक चलने वाले जो सामानों की जो बिक्री है ना, रिमेंड, वो रहा है अबव 7% से ऊपर रहा है फॉर द सेकंड, दूसरा लगातार कंसेक्यूटिव मंथ, लगातार महीने में। एंड द नॉन ड्यूरेबल सेक्टर, नॉन ड्यूरेबल सेक्टर हो गया जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें, जैसे साबुन, बिस्किट को बनाने की जो रफ्तार भी पिछले 6 महीने में सबसे तेज़ हो गई। सेक्टर देखा तरक्की, क्विकन, है ना, तेज से, क्विकन टू अ 6 मंथ हाई, 6 महीने के अंदर बहुत तेजी से ऊपर गया। समझ में आता है दोस्तों, यानी बनने की रफ्तार भी पिछले 6 महीने में सबसे तेज़ हो गई, क्विकन मतलब तेज़ हो गई। एट द सेम टाइम, उसी वक्त डेटा आंकड़ा दिखाता है फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये दिखाया दैट के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, अच्छा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं कि आप अपने देशों में बनी चीज़ों को, जैसे जहाज़ हो गया या गाड़ियों से दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजना, उसको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो वो भी बढ़ा 15.5% जून में, रिवीलिंग दिखाते हुए कि डिमांड जो है, यानी मांग जो है फ्रॉम द अब्रोड, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। करेक्ट, द कैपिटल गुड्स सेक्टर, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैपिटल का जो गुड है, यानी बड़ी बड़ी मशीनों पर जो फैक्ट्रियां बनाने वाले जो हिस्से हैं, यानी जिसको कैपिटल गुड्स में भी दहाई के आंकड़े या उससे ज़्यादा की तरक्की दिखाई गई। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, कैपिटल गुड्स सेक्टर बोलते हैं कि बड़ी बड़ी जो मशीनें और फैक्ट्रियां बनाने वाले जो हिस्से होते हैं, कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है ऑल्सो सा देखा डबल डिजिट, जैसे 1% आपकी बढ़ो, लेकिन डबल डिजिट हो गया 11 हो गया, तो डबल डिजिट ग्रोथ देखा, यानी डबल उनके बहुत ज़्यादा से हाफ से 100% तरक्की हुई है। करें कि जो क्षेत्र है हैज़ ग्रोन, बढ़ गया इन डबल डिजिट में इन 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 मंथ, ठीक है, 10 महीनों में से 8 महीने में ये आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो ये मतलब है, यानी इन मशीनों वाले हिस्से ने पिछले 10 महीने में से 8 महीनों में 10% से ज़्यादा भी तरक्की की है, ठीक है। दिस बोट्स वेल, ये क्या करता है, बोट्स वेल का मतलब क्या है, बोट्स वेल का मतलब होता है कि आने वाले समय के लिए कोई अच्छा या शुभ शुगुन, ये बोट्स वेल यानी वो अच्छा शगुन हो सकता है फॉर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए, बट ऑल्सो लेकिन रिवील्स, और लेकिन दिखाता है कुछ खतरात भी सामने आते हैं। कैपिटल क्रिएशन, वो खतरात क्या है वो बताएंगे आपको, ठीक है, कि
कोरोना बीमारी के ख़त्म होने के बाद के सालों में नए कारखाने और सड़कें बनाने का काम जो कि ज़्यादातर सरकार कर रही है, हमारी तरक्की को आगे बढ़ाने वाला इकलौता और लगातार चलने वाला इंजन रहा है। ये मान लीजिए कैपिटल क्रिएशन, पैसा बनाने की जो मशीनें प्राइमरली बुनियादी तरीके से बाय द गवर्नमेंट वो चल रहा, गवर्नमेंट के जरिए चल रहा है, हैज़ बीन, वो रहा है अकेला कंसिस्टेंट लगातार इंजन मतलब ताकत रही है ऑफ ग्रोथ, तरक्की का इन द पोस्ट पेंडेमिक। क्या है? पेंडेमिक के बाद, पेंडेमिक के सालों के बाद इट नीड्स को ज़रूर है टू कीप फायरिंग का मतलब ये है कि वो बढ़ती रहे, तरक्की करती रहे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? बंदूक चलाना नहीं है, बल्कि इंजन में कोयला या ईंधन डालते रहना ताकि वो बिना रुके और पूरी ताकत से चलता रहे, या मतलब पूरी ताकत से चलते रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। देयर आर टू मेनी, वहाँ है टू मेनी, बहुत सारे अनसर्टनिटी, अनिश्चितताएँ बहुत हैं, एंड हेडविंड्स, रुकावटें बहुत हैं फॉर अदर इंजन्स, दूसरे इंजन्स के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, सच जैसे कि एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है ना, टू कंसिस्टेंटली, कि वो लगातार जो है टेक अप द लोड, कि वो लोड को ले रहे हैं, यानी लोड को बर्दाश्त कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की जो लोड पड़ी हुई है वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका, क्योंकि बाहर सामान भेजने और हमारे अपने देश के लोगों द्वारा सामान खरीदने जैसे जो दूसरे इंजन, यानी जो दूसरी ताकतें हैं अर्थव्यवस्था के लिए, उनके रास्ते में बहुत सी अनजानी मुश्किलें हैं, है ना, हेडविंड, अनसर्टनिटीज़ जिसको पता नहीं है, और हेडविंड्स, रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं और रुकावटें हैं, जिससे वो लगातार इस पूरे वजन को अपने ऊपर नहीं ले सकते। कंजम्पशन टू कंस्टेंटली टेक अप, कि वो ये जो कंजम्पशन है, सच है जैसे एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसको लगातार टेक अप द लोड वो ले नहीं सकते, यानी कभी ना कभी इनकी हिम्मत टूटेगी और फिर जो है मंदी आएगी हिंदुस्तान के अंदर। तो ये शायद काफ़ी लंबा है दोस्तों, चले पढ़ने की कोशिश करते हैं हम, कोई बात नहीं। ठीक है, अदर एरिया, जो दूसरे एरियाज ऑफ द ग्रोथ, तरक्की के दो दूसरे क्षेत्र हैं, आर ऑल्सो फार टू सीजनल, वो बहुत ज़्यादा सीजनल है। जैसे आम के मौके पर आम बिकेगा, आप बाद में बेचना चाहो नहीं ले सकते। ठीक है, तो जैसे उसके तरक्की के जो दूसरे हिस्से हैं, जैसे वे मौसम के हिसाब से बदलने वाले हैं, यानी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये मतलब कह रहे कि द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये जो बिजली का जो सेक्टर है दोस्तों, यानी बिजली के बनने और इस्तेमाल में जून के महीने में पिछले 25 महीनों की सबसे बड़ी बढ़त हुई है। सेक्टर है वो भी बढ़ा 25 मंथ, पिछले 25 महीनों में सबसे ज़्यादा जो है जून में हुई, लार्जली ज़्यादातर तरीके से इन रिस्पॉन्स, क्योंकि जवाब क्यों हुआ भाई? इन रिस्पॉन्स टू अ हीट वेव, और जो गर्मी की जो लहरें चली, तो लोग ऑटोमेटिकली तो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना भाई, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे इलाकों में, जैसे बिहार, बंगाल, अपना यूपी में, अब मुंबई और महाराष्ट्र में भी चाहे गर्मी तो होती उतनी नहीं होती है, खासकर बेंगलोर में उतनी नहीं होती है। द माइनिंग सेक्टर, अगर माइनिंग सेक्टर के बारे में, खनन की जो सेक्टर के बारे में, टू, वो भी स्नैप्ड अ 4 मंथ, तोड़ दिया उसने 4 मंथ स्ट्रिक ऑफ कंट्रैक्शन, लगातार, स्ट्रिक मतलब लगातार, ऑफ कंट्रैक्शन जो कमी जो हो रही थी। स्ट्रिक ऑफ कंट्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। स्नैप्ड 4 मंथ, स्नैप 4 मंथ, स्ट्रिक का मतलब होता है कि लगातार होना, स्नैप का मतलब होता है तोड़ देना, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है लगातार जो गिरावट हो रही थी, लगातार स्ट्रिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लगातार गिरावट के जो महीना था उसको भी तोड़ दिया है। एंड ग्रू, और बढ़ गया जून में तरक्की हो गई। येट, फिर भी दिस विल लाइकली, ये हो सकता है, टू बी टेम्पररी हो सकता है। क्यों? सिंस द प्रोग्रेसिंग, जो अभी मानसून है, विल डिसरप्ट, हो सकता है बढ़ती हुई जो मानसून है, बारिश जो है वो क्या करेगा दोस्तों? प्रोग्रेसिव मानसून का मतलब ये होगा आगे बढ़ती हुई जो बारिश है, ठीक है, ये विल डिसरप्ट, बिगाड़ देगा माइनिंग एक्टिविटीज़ को, खनन की जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वो जब बारिश नहीं होती तभी होता है, वो सारा कुछ बिगाड़ देगा। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था हैव ऑल्सो वांट, चेतावनी दी है दैट, के मानसून के जो डिफिशिएंसी है, बारिश की जो कमी है, विल इनवेटेबली का मतलब क्या होता है? एडवर्ब है दोस्तों, के होकर ही रहेगा, नुकसान पहुंचाएगा रूरल को, गांव के जो डिमांड होती है इन द मंथ्स अहेड, अगले कुछ महीनों में। समझ में आता है दोस्तों?
यानी पैसों के जानकारों जो अर्थशास्त्रियों ने ये चेतावनी दी है कि बारिश की कमी का असर आने वाले महीनों में गांव के लोगों की जो खरीदारी पर ज़रूर पड़ेगा, जिससे आम लोगों को सामान बेचने वाले और कारखाने फिर से कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो आम लोगों को सामान बेचते हैं कारखाने, तो उससे क्या है वो कम पड़ जाए। इनेविटेबली हिट का मतलब होता है किसी चीज़ पर ऐसा बुरा असर पड़ना जिससे किसी भी हालत में रोका ना जा सके। ठीक है। कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर स्लम्प्स अगेन, और एंड विच जो कि देखेगा कंज्यूमर फेसिंग, जो कि कंज्यूमर से डायरेक्ट जो सामना करते हैं जो क्षेत्र जैसे दुकान वगैरह हैं। स्लम्पिंग अगेन का मतलब क्या होगा कि दोबारा वो गिरेगा, ढा जाएगा। स्लम्पिंग का मतलब क्या होगा, धड़म से नीचे गिरना, है ना, या बहुत कमज़ोर हो जाना। आम जनता को सामान बेचने वाली दुकानों और कंपनियों का धंधा फिर से मंदा हो जाएगा, धंधा फिर से मंदा हो जाएगा। ठीक है। होप्स फॉर अ सीज फायर इन वेस्ट एशिया, हम उम्मीद करते हैं कि भाई युद्ध विराम हो वेस्ट एशिया दक्षिण एशिया में। आर ऑल्सो क्या है एवेपोरेटिंग। एवेपोरेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एवेपोरेटिंग का मतलब होता है जैसे पानी धूप में भाप बनकर गायब हो जाता है, वैसे ही लड़ाई ख़त्म होने की अच्छी उम्मीदें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। समझे नहीं, वहाँ पे लड़ाई ख़त्म होने के एवेपोरेटिंग यानी धीरे धीरे क्या है, गायब हो रही हैं। दिस इज़ अ लीडिंग, जो कि कारण बनेगा टू कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा है वॉलेटिलिटी, यानी प्राइस का ऊपर नीचे होना तेल के, इन ऑयल प्राइसेस, ऑयल की कीमत ऊपर नीचे होना, वॉलेटिलिटी की मतलब ऊपर नीचे होना, विच इज़ जो कि भेजेगा रिपल्स। रिपल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, सेंडिंग रिपल्स का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर क्या है गोल गोल लहरें जो है उसको रिपल्स बोलते हैं, दूर तक फैल जाती है, वैसे ही तेल के दामों की वजह से पूरे देश के बाजार में डर और फिक्र की लहर फैल रही है। ये इसका मतलब है, भेजेगा रिपल्स, लहरें ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का थ्रू द इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था में यह हालत होने वाली है। दिस विल प्ले आउट, आई एम सॉरी, ओके, दिस विल प्ले आउट। प्ले आउट का मतलब होता है दोस्तों कि किसी स्थिति का धीरे धीरे आगे बढ़ना और अपना पूरा असर या नतीजा दिखाना। ये आस्ता आस्ता धीरे धीरे बढ़ेगा ओवर द कमिंग मंथ्स, अगले महीनों में इसका असर बढ़ेगा। योजना वाले जो इन्वेस्टमेंट थी, निवेश पहले से किसी ने प्लानिंग कर रखी थी कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी पैसों को नए कामों में लगाने की जो योजनाएं थी वो क्या है, रुकी रहेंगी। विल रिमेन पेंडिंग, रुकी रहेंगी। खरीदारी जो परचेजेस विल बी डिफर्ड, क्या हो जाएगा, डिफर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि रोक दी जाएगी। समझ में आता है दोस्तों, यानी ज़रूरी चीज़ों की जो है खरीदारी को आगे के लिए टाल दिया जाएगा, विल बी डिफर्ड। एंड सेविंग्स जो है यानी बचाने की जो कोशिश होगी विल इंक्रीजिंगली बढ़ती रहेगी, ओवर शेडो, है ना, ओवर शेडो कंजम्पशन। ओवर शेडो बोलते हैं परछाई डाल देना खर्च पे, यानी खर्च लोग कम करेंगे, कंजूस हो जाएंगे। ठीक है। ये पहले भी कल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में ये बात एडिटर साहब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल को बोल चुके हैं। आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल ज़रूर देखा कीजिए, वो बहुत ही शानदार उसकी इंग्लिश होती है, उतनी हार्ड नहीं होती और ना उतनी आसान होती है, बीच का होता है, इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश होती है। इनकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है और बहुत ही मुश्किल होता है इसको समझना। करें कि द इकोनॉमी, ये जो अर्थव्यवस्था हैज़ डिस्प्ले दिखाया है रिजिलियंस, यानी हिम्मत दिखाई है सो फार अब तक, बट दिस रिजिलियंस, ये जो हिम्मत दिखाना है, विल बी स्ट्रेंथ, क्या है, रोक दी जाएगी या कम कर दी जाएगी। समझ में आता है। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे होगा जैसे किसी रबड़ को बहुत ज़्यादा खींचने पर वो टूटने की कगार पर हो जाता है, वैसे ही देश की हिम्मत पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। एज इट, उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है, यानी किस चीज़ का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, रिजिलियंस का। भाई कब तक रिजिलियंस करेगा, एक ना एक दिन जैसे रबड़ को आप ज़्यादा खींचते हैं तो टूट जाता है, एक दिन इसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। फर्दर आगे चल करके पीपल्स नीड, लोगों की जो ज़रूरत है आर सच दैट, वो इस तरह का सच दैट सिंपल रिजिलियंस के, सिंपल की सीधी सा जो हिम्मत है, विल नॉट सफिश, वो काफ़ी नहीं होगा ज़्यादा दिनों तक के लिए। समझ में आता है। यानी इसके अलावा क्या है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं इतने ज़्यादा हैं कि सिर्फ मुश्किलों को झेलते रहना यानी खड़े रहना ही काफ़ी समय तक काम नहीं आएगा, हमें और आगे बढ़ना होगा, ये कह रहे हैं। विल नॉट सफिशिएंट होता है किसी काम के लिए पूरा ना पड़ना। कह रहे कि इफ़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहर की हालत अगर ठीक रही,
यानी अगर बाहर की दुनिया का माहौल जो है ऐसे ही हमारे खिलाफ यानी बुरा बना रहा, इज़ गोइंग टू रिमेन अनफेवरेबल, हाँ हमारा पसंद के मुताबिक नहीं रहा, है ना, इज़ गोइंग टू रिमेन, अगर वो बुरा बना रहा, द गवर्नमेंट जो है विल नीड टू, ज़रूरत है सोचे रेडिकली, बहुत ही रेडिकली मतलब यहाँ पर अच्छे से सोचे, पुराने तरीके को छोड़कर बिल्कुल नए अलग और बड़े बदलाव वाले तरीके से सोचना पड़ेगा। अबाउट कि कैसे जंप स्टार्ट, जंप स्टार्ट का असल में मतलब क्या है कि जैसे बंद पड़ी जो कार होती है उसको धक्का देकर या बैटरी को से एक झटके में चालू करते हैं उसे जंप स्टार्ट, वैसे ही क्या है सुस्त पड़े देश के व्यापार को एक जोरदार झटका के साथ दोबारा तेजी से चालू करना पड़ेगा। द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो सुस्त पड़ा जो घरेलू की जो अर्थव्यवस्था है उसको जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे उसको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। इन द मीन टाइम, इसी वक्त में इट विल हैव टू, उसे रखना पड़ेगा कि पंपिंग मनी, कि पंप जैसे से पानी निकलता है, पानी पैसे को भी निकालना है इनटू कैपिटल, है ना, इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? यानी इसी बीच क्या है, भले ही सरकार के पास पैसों के दूसरे बहुत से दबाव यानी खर्च बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी उसे नए कारखाने और रास्ते बनाने के कामों में लगातार पैसे डालते रहना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। कैपिटल बहुत बड़े बड़े जो एक्सपेंडिचर है जैसे रास्ते पुल वगैरह उसमें डालना पड़ेगा। इवन यहाँ तक के अदर जो फिस्कल क्या है प्रेशर्स वो बढ़ रहे हैं। फिस्कल प्रेशर्स किसको बोलते हैं? सॉरी, फिस्कल नहीं, फिस्कल प्रेशर्स माउंट जो है, सरकार के पास जो है पैसों की तंगी है, समझे नहीं, वो बढ़ रही है। यानी सरकार खजानों पर खर्चे का बोझ लगातार पहाड़ की तरह बढ़ रहा है। फिर भी जो है गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड सी यू टुमारो।